हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का। हमने अगली क्लास में पाषाण काल के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत की एक नगरीय सभ्यता थी और बहुत ही विकसित, जिसकी जो आर्किटेक्चर थी वो इतनी शानदार थी। हर तरह की व्यवस्था की गई, जिसके अंदर नालियों की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, इतनी एक विकसित नगरीय सभ्यता हमें इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा गया है। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ये पूरी जो सभ्यता है, इसके जो प्रमुख स्थल है वो सिंधु घाटी, सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां है उसके आसपास देखने को मिलती है। इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। अब देखते हैं इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। एक तो हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और दूसरा कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का जो खोजा गया पहला स्थल था, उसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया हड़प्पा सभ्यता। क्या नामकरण कर दिया? हड़प्पा सभ्यता। इसकी जो हमें जो प्रारंभिक जानकारी मिलती है, वो मिलती है चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 के अंदर। जब वो भारत की यात्रा पर आए तो उन्होंने पाकिस्तान वाले क्षेत्र का दौरा किया और वहां पे उन्होंने कुछ देखा और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे हमें प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं। इसके बाद दो बटन बंधु आते हैं जो लाहौर से कराची के बीच एक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम कर रहे थे। तो उनको ईंटों की आवश्यकता थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि आसपास के क्षेत्रों को देखा और वहां से कुछ ईंटें प्राप्त हुई। और जब ये ईंटें प्राप्त हुई तो उन्हें ईंटें कोई थोड़ी सी मात्रा में प्राप्त नहीं हुई, बहुत ज्यादा मात्रा में ईंटें प्राप्त हुई। तो बहुत ज्यादा मात्रा में ईंटें प्राप्त हुई, तब इन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे कोई ना कोई पुराना भवन रहा होगा, तो इन इन बटन बंधुओं ने इन ईंटों का प्रयोग किसमें कर दिया? लाहौर और कराची तक रेलवे ट्रैक बिछाने में इसका क्या कर लिया? यूज कर लिया। फिर आते हैं जॉन मार्शल ने इस सभ्यता यानी भारत के अंदर एक विकसित नगरीय सभ्यता होने की जो घोषणा की थी, वो की थी 1924 के अंदर। उन्होंने इस घोषणा में कहा कि भारत के अंदर एक विकसित नगरीय सभ्यता मिली है, जिसका नामकरण रखा गया सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अब इसकी बात करते हैं, लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसके जो मुख्य स्थल है, पूर्व का स्थल, पश्चिम का स्थल, उत्तर का स्थल, दक्षिण का स्थल, और इसकी आकृति कैसी है और इसके महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से है, इनका कालक्रम क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका जो सबसे पश्चिम वाला हिस्सा था वो था सूतकांगे डोर। इसका जो सबसे पश्चिम वाला हिस्सा था वो था सूतकांगे डोर, और जो बलूचिस्तान के अंदर स्थित है, जो कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। और फिर पूर्व के हिस्से की बात करें तो वो है आलमगीरपुर। पूर्व का हिस्सा कौन सा है? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर में ये यूपी के मेरठ के अंदर है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर ये है आलमगीरपुर। और आलमगीर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और उत्तर की स्थल की बात करें तो ये है मांडा। उत्तरी स्थल का क्या नाम है? मांडा। और जो किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। और जो दक्षिण का स्थल है वो है दैमाबाद। दक्षिण का स्थल कौन सा है? दैमाबाद, जो हमारे गोदावरी नदी के किनारे हैं। तो कई बार ये जो दैमाबाद वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं हम दोस्तों। वो है गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? प्रवरा। तो कई बार जब हम ऑब्जेक्टिव के अंदर देखते हैं तो गोदावरी की जगह नाम दे दिया जाता है प्रवरा। तो अगर गोदावरी और प्रवरा, अगर गोदावरी नहीं दिया रहता है ऑब्जेक्टिव के अंदर तो उस पे होगा हमारा प्रवरा। अब बात करते हैं इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो वो है 1400। और पूर्व से पश्चिम की बात करें वो है 1600 किलोमीटर। वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। अब देखते हैं ये, अब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखते हैं हमारा देश अभी भारत है, उसके समकालीन कौन कौन से? अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। उसी प्रकार जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित हुई थी, उसी टाइम पे और कौन कौन सी सभ्यताएं थी? तो वहां पे मिस्र की सभ्यता थी, जिसे नील की सभ्यता कहते हैं, नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं, नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि जो मिस्र की सभ्यता वो किस नदी के किनारे मिली हमें? नील नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछ ले कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो वो है नील नदी के किनारे। और अब मेसोपोटामिया की सभ्यता, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दो नदियों के बीच स्थित है।
ये दो नदियों के बीच स्थित है। एक का नाम है दंजला और दूसरे का नाम है फरात। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियों के किनारे दंजला और दूसरा फरात नदियों के बीच के अंदर स्थित है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और हमें जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर हमें एक अभिलेख मिला और उस अभिलेख में मेलुहा शब्द का उपयोग किया गया है। किस शब्द का? मेलुहा। मेलुहा। और ये किस सभ्यता के लिए यूज किया गया था? तो ये हड़प्पा सभ्यता के लिए यूज किया गया था। किस सभ्यता के लिए? हड़प्पा सभ्यता के लिए। अब आप कहेंगे कि सर मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर हड़प्पा शब्द कैसा आया? तो क्या एक्चुअली क्या था कि भारत इस टाइम के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो भारत के अंदर भी व्यापार करते थे और विदेशों के अंदर भी व्यापार करते थे। और विदेशों के अंदर उन्होंने मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर भी व्यापार किया था। कहाँ से व्यापार किया था? मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर भी व्यापार किया था। इसलिए यहाँ पे हड़प्पा कालीन मोहरे भी मिली है और वहाँ पे जो मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो हमारी हड़प्पा सभ्यता के लिए यूज किया गया था। और एक चीन की सभ्यता, और जो चीन की सभ्यता वो है नील नदी के किनारे। हमें पता चल गया कि मिस्र की सभ्यता है जो किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियों के किनारे, एक का नाम है दंजला और दूसरे का नाम है फुरात। ठीक है। और चीन की सभ्यता हमें पीली नदी के किनारे मिलती है। अब देखते हैं इस सभ्यता के मूल निवासी कौन है। जैसे कि हमें पता है हमारी जो वैदिक सभ्यता है, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं की गई थी उससे पहले सभी यही मानते थे कि जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है। और जो वैदिक सभ्यता के निर्माता है वो कौन है? वो है आर्य। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? वो है आर्य। जब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, तो जो हमारे स्थानीय इतिहासकार है, यानी स्थानीय मत क्या कहता है? स्थानीय मत ये कहता है कि ये द्रविडियन। कौन है? द्रविडियन। और द्रविडियन कौन है इस देश के? इसके जो मूल निवासी थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो कौन थे? द्रविड़। और विदेशी मत क्या कहते हैं? विदेशी मत ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है वो सुमेरियन सभ्यता से हुआ। किस सभ्यता थे? सुमेरियन सभ्यता से हुआ है। तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर बहुत सारी सभ्यता है जिसमें एक सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ये कौन सी सभ्यता थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। और उन्होंने इन विदेशी मत वालों ने कहा है कि सुमेरिया से लोग आगे बढ़ते 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 पाकिस्तान के इलाके, क्योंकि पाकिस्तान तो विभाजन 1947 के बाद बना, उस टाइम तो देश का विभाजन पाकिस्तान हिंदुस्तान ये। तो यहाँ से जब लोग गए तो उन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर बसकर एक विकसित सभ्यता का विकास किया। ठीक है। अब इस सभ्यता का कालक्रम देखते हैं। इस सभ्यता का जो कालक्रम माना जाता है वो अलग अलग माना जाता है। कोई मानता है, सबके अलग अलग मत है, लेकिन जो सबसे प्रमाणित मत है वो है 2300 से 1700 के बीच। और वो कार्बन 14 पद्धति, यानी जो कार्बन 14 पद्धति है उससे जो पता चला है कि इसकी जो अवधि है वो है 2300 से 1700 से। अब आप कहेंगे कि ये कार्बन 14 पद्धति क्या है? कार्बन 14 पद्धति किसी भी वस्तु के अंदर कार्बन 14 की मात्रा के द्वारा पता लगाया जाता है। यानी जिस वस्तु के अंदर जिस भी वस्तु, मान लो ये कोई स्थल है और मान लो इधर कोई चीज पड़ी है, इधर कोई चीज पड़ी है और यहाँ से खुदाई की गई और खुदाई के द्वारा इस वस्तु को हमें प्राप्त हुई। जब इस वस्तु को बाहर निकाला गया, तो इस वस्तु को लेबोरेटरी के अंदर ले जाया गया और इसके अंदर देखा गया कि इसमें कार्बन 14 की मात्रा कितनी है। इसमें कार्बन 14 की मात्रा कितनी है? तो कार्बन 14 की जब मात्रा का पता लगाया गया तो हमें पता चला कि भाई इसमें कार्बन 14 की मात्रा कम है। कार्बन 14 की मात्रा क्या है? कम है। यानी जितनी कार्बन 14 की मात्रा कम रहेगी उतनी ही वो वस्तु प्राचीन रहेगी, वह उतनी क्या वस्तु रहेगी? प्राचीन रहेगी। तो इससे पता चल गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, 2300 से 1700 के बीच है, ये पता चल गया। और ये जो कार्बन 14 पद्धति है, इसका जो विकास किया था वो क्या था? वीएफ लिवी रसायन शास्त्री है जो अमेरिका के, वीएफ लिवी अमेरिका के हैं। और इन्होंने C14 जो काल निर्धारण की पद्धति है उसका विकास किया। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1946 के अंदर इसका विकास किया गया। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे, और ये व्यापारी भी थे, व्यापार भी करते थे। हमें पता है कि भाई तांबा, सोना, चांदी, इन सब का यहाँ पे व्यापार होता है, इन सब का आयात किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि व्यापारी की आर्थिक स्थिति पता चल गई। अब इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में देखते हैं। धार्मिक स्थिति में ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। किसकी? मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इसी के साथ पशुपतिनाथ जी की भी पूजा की जाती थी। इसके अलावा ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये प्रकृति पूजक भी थे। ये क्या थे? प्रकृति पूजक भी थे। हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रकृति पूजक है? क्योंकि इन्होंने जो धरती है, जो भूमि है, उसको उर्वरता की देवी माना है, यानी उपजाऊ की शक्ति माना है। ये हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल मिले, उनके बारे में हम जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 5-6 स्थल है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सूतकांगेडोर, और फिर भारत की बात करते हैं, राखीगढ़ी आ जाता है, बनवाली आ जाता है, लोथल आ जाता है, धोलावीरा आ जाता है, राजस्थान के अंदर फिर कालीबंगा आ जाता है। इन सब स्थलों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। जो हड़प्पा की खोज की गई थी, 1921 के अंदर। हड़प्पा की खोज कब की गई थी? 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और इस सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इस सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी। कई बार इनका नाम अगर पूरा दिया जाए तो इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। किस नदी के किनारे मिली ये सभ्यता? तो ये रावी नदी के किनारे मिली है। कब खोजी गई थी? तो 1921 के अंदर इस सभ्यता को खोजा गया था। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिला है। तो इसके अंदर हमें जैसे कुमार का चाक मिला है, श्रमिक आवास मिला है, इसके अंदर एक कब्रिस्तान मिला है जिसका जो नाम रखा गया था वो था RS-37 मिला है। ठीक है, इन सब पे अब देखते हैं क्या क्या मिला इस सभ्यता के अंदर। तो कुमार का चाक मिला इस सभ्यता के अंदर, हाथी की खोपड़ी मिली। क्वेश्चन पूछ ले कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हाथी की खोपड़ी के साक्ष्य मिले, तो वो है हमारे हड़प्पा सभ्यता। और एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम क्या है? RS-37। और एक मातृदेवी की मूर्ति मिली है। मातृदेवी की मूर्ति यानी हड़प्पा के जितने भी स्थलों की खोज की गई, जहाँ से ज्यादातर मूर्तियां किसकी मिली है? औरतों की। जहाँ ज्यादातर जो मूर्तियां मिली है वो किसकी मिली है? औरतों की मिली है। इसी कारण इसे कहा जाता है कि भाई यहाँ पे महिलाओं का एक अच्छा स्थान था, इसलिए ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी? मात्र सत्तात्मक। आज का समाज कैसा है? आज का समाज पितृ सत्तात्मक समाज है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। इसके अलावा यहाँ पे ओखली भी मिली है, अंडागार मिले हैं, और श्रमिक आवास मिले। इन सब के बारे में हमें हड़प्पा से पता चल गया। हड़प्पा से क्या क्या मिले? एक कुमार का चाक मिला है, अंडागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, ठीक है, एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है RS-37। ये हमें मिल गए हड़प्पा से। अब बात करते हैं हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1922 के अंदर। 1922 के अंदर किसकी खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1921 के अंदर। ठीक है, किसने की थी सभ्यता की खोज? तो इस सभ्यता की खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा। और ये किस नदी के किनारे? तो ये सिंधु नदी के किनारे। वहीं हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा हमारे रावी नदी के किनारे। अब देखते हैं जो इसका जो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मर्तकों का टीला। अब इस सभ्यता को हम देखते हैं मर्तकों का टीला। इसमें जितनी भी चीजें मिली है उन सबको हम अच्छे से याद कर लेते हैं। अब देखिए, मर्तकों का टीला कहा जाता है। क्या क्या मिले? मर्तकों का टीला मिला, पुरोहित आवास मिला है, सूती वस्त्र के अवशेष मिले, कुएं के प्रमाण मिले, एक नर्तकी मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, और स्नानागार मिले। इन सबको हमें याद कैसे करना है? जैसे कि इसका नाम रखा गया मर्तकों का टीला, यानी मर्तकों का टीला, यानी यहाँ पे क्या थे? भूत थे। एक कहानी के रूप में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ क्या थे? भूत थे। और भूतों को भगाएगा कौन? भूतों को भगाएंगे हमारे पुरोहित साहब। तो यहाँ पे क्या मिला? पुरोहित आवास। तो पुरोहित
पुरोहित आवास मिला तो पुरोहितों ने भूतों को भगाने के लिए क्या किया, स्नान घर में जाके क्या कर दिया, स्नान किया। और स्नान करके उन्होंने सूती वस्त्र को धारण किया और कुएं से एक लोटा भरा और इन भूतों को भगाने चले गए। ठीक है, तो इस स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको पता चल गया क्या क्या है कि भाई मर्तकों का टिल्लो, यानी यहाँ पे क्या थे, भूत थे। एक स्टोरी के माध्यम से समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या थे, भूत थे। भूतों को भगाने के लिए कौन आएगा, पुरोहित आएगा। तो पुरोहित के लिए हमने क्या रख दिया, पुरोहितों का आवास था। तो भूतों को भगाने के लिए पुरोहित आएगा और पुरोहित किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले स्नान करते। तो इन्होंने क्या क्या, स्नान किया और स्नान करके उन्होंने सूती वस्त्र के कपड़े धारण किए। और सूती वस्त्र के कपड़े धारण करने के बाद उन्होंने कुएं से लोटा लिया और भूतों को भगाने के लिए चल पड़े। और लास्ट में रखना एक काशी की मूर्ति मिली। इस चित्र से क्या मिली है, काशी की मूर्ति, नर्तकी मिली है। जो ये कासा है ये दो धातुओं से मिलकर बना है। कासा किस दो धातुओं से मिलकर बना है, तो वो है हमारे एक तांबा प्लस टीन। जब ये तांबा और टीन मिल जाते हैं, जब ये तांबा और टीन मिल जाते हैं तो एक धातु बनती है, उसका नाम है कासा। एक धातु बनती है, क्या बनता है, कासा। और जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी ये काशी युगीन सभ्यता है। कैसी, काशी युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है हमारे, काशी युगीन सभ्यता है। अब एक और स्थल की बात करते हैं, चहुंदड़ो। अब और एक और स्थल की बात करते हैं, चहुंदड़ो। ये चहुंदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चहुंदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और ये इसकी जो खोजकर्ता थे वो थे गोपाल मजूमदार। इसके खोजकर्ता कौन थे, गोपाल मजूमदार। ये जो चहुंदड़ो स्थल मिला है उसमें ज्यादातर महिलाओं की चीजें मिली, ज्यादातर महिलाओं की चीजें। इसे याद करो, ज्यादातर किससे संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है। क्या क्या मिले, काजल मिला है, लिपस्टिक मिली है। लिपस्टिक औरतों की एक प्रोडक्ट है। और एक सुई धागा मिला है। ठीक है, और इनकी जो सड़कें थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश शहरों की सड़कें क्या थी, सीधी थी। कैसी थी, सीधी थी। और एक दूसरे को किस किस समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को किस पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। वही जो चौंदड़ों की जो सड़कें मिली है वो हमें कैसे मिली है, टेढ़ी मेढ़ी मिली है। वो कैसी मिली है, टेढ़ी मेढ़ी मिली है। और चौंदड़ों के अंदर ईंटों पर बिल्ली के पंजे के निशान दिखाए गए। ईंटों पर किसके, बिल्ली के पंजे के निशान बताए गए। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब बात करते हैं इसका जो सबसे पश्चिमी हिस्सा, सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर की बात करते हैं तो ये इस सभ्यता का क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो वो है सूतकांगेडोर। किस नदी के किनारे, दास नदी के किनारे। और ये एक छोटा क्या था, बंदरगाह था, छोटा बंदरगाह। इसके स्थल मुख्य 3 देशों से मिलते हैं, 3 देशों से। एक तो हमारा भारत, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं वो मिले हैं भारत से, करीब 900 के करीब, 500 के करीब पाकिस्तान से मिले। और 200 नहीं, 2 स्थल, केवल 2 स्थल मिले हैं अफगानिस्तान से, जिसमें जो मुख्य स्थल है उसका नाम है सोर्तुगई। अफगानिस्तान का मुख्य स्थल कौन सा है, स्थान अफगानिस्तान, सोर्तुगई इसका मुख्य स्थल है। ये हमें पता चल गया। तो आज के अंदर हमने देख लिया पाकिस्तान के महत्वपूर्ण स्थल। आज हमने क्या देख लिया, पाकिस्तान के महत्वपूर्ण, जिसके अंदर हड़प्पा देख लिया हमने, मोहनजोदड़ो देख लिया, इसके कौन खनन करता थे ये देख लिया, क्या क्या इस स्थलों से चीजें मिली है, चौंदड़ो देख लिया और सूतकांगेडोर देख लिया। और इसकी हमने देख लिया कि भाई इसकी प्रारंभिक जानकारी कैसे मिलती है, बटन बंधुओं ने इनकी खोज क्या वो पता चलता है। फिर जॉन मार्शल, और इसका क्षेत्रफल क्या है, क्या कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसके मूल निवासी कौन है, इसके कालक्रम क्या है, इन सब स्थलों के बारे में हमने पढ़ लिया। अगले जो हमारा जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम भारत के मुख्य स्थल लेंगे, जिसमें कालीबंगा आएगा, जिसमें राखीगढ़ी आएगा, जिसमें बनवाली आएगा, जिसमें लोथल आएगा, जिसमें धोलावीरा आएगा, जिसमें सूदकोटरा आएगा। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।